हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हमने एंड्रॉइड कंपोनेंट्स देख लिए थे। और मतलब यूआई कंपोनेंट्स बेसिक बेसिक। और मैंने कुछ ये डिजाइन्स बनाने के लिए दी थी। बनाई आप लोगों ने डिजाइन्स? जो मैंने टास्क दिया था हो गया, बन गया? कोई इश्यूज आ रहे हैं उसमें? कि बनाया नहीं, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया था सर, 3:30 हो गए। वो कल टाइम नहीं मिला ज्यादा, तो इस वजह से बाकी मैं कर सकता हूँ, लेकिन हो जाएगा ना? ठीक हाँ, है। हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। सर वीडियो अवेलेबल है ना सर उस पे, मतलब वेबसाइट पे? क्योंकि मैं 4 दिन से था नहीं। हाँ, वीडियो तो सारे हर दिन के जा रहे हैं ना आपके। जिस जी। आप जैसे जो दिन की भी क्लासेस हो रही है ना, सबकी आपको रिकॉर्डिंग उसी दिन मिल जाती है आपको। ओके सर, क्योंकि आज आया हूँ तो 4 दिन पर था ही नहीं, तो इसलिए मैं आप क्लास नहीं पुराना वाला जितना भी बचा हुआ है ना आपका, जी वो जी। एक बार आप वहां पे रिकवर कर लेना, है ना? और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है। ओके। ओके सर। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज जो है ना, हमारे फोल्डर आर्किटेक्चर को हम देखने वाले हैं। मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आता है, फोल्डर आर्किटेक्चर। वैसे तो हमारा एक अलग आगे टॉपिक होगा, आर्किटेक्चर, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमको पैकेजेस क्रिएट करने होते हैं और हमारे कॉटलिन फाइल को मैनेज करना होता है। बट फोल्डर आर्किटेक्चर का मतलब हो गया हमारा प्रोजेक्ट जो क्रिएट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर आता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, उसमें क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या चीजें पड़ी होती है। जैसे आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे लेफ्ट पैनल में आपको देखो प्रोजेक्ट दिख रहा है, इस पर टैप करोगे तो ये आपका ऐप फोल्डर के अंदर ये जो चीज आ रही है, ये ऐप, ग्रिडल बिल्ड, ये क्या है, ये क्या है, ये जो सारी चीजें है ना, इनको समझने वाले हैं कौन सी चीज का क्या रोल होता है। ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि जब एक एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो वो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है और हर कंपोनेंट का क्या रोल है और कौन सा कंपोनेंट कौन सी चीज कहाँ मिलेगी आपको। तो मेनली दो चीजों में डिवाइडेड होता है स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें तो। एक होता है आपके ग्रिडल फाइल्स और एक होता है आपका ऐप नाम से फोल्डर। ठीक है। इस फाइल में हम चेंजेस करेंगे लेकिन बहुत मिनिमम करेंगे। ये एक्चुअल में आपकी जो बिल्ड फाइल है ना, जो बिल्ड क्रिएट करता है, बिल्ड यानी कि जो एपीके क्रिएट करता है, डॉट एपीके फाइल, उस पे इम्पैक्ट लाने के लिए होता है। तो कुछ भी चेंजेस करना है आपको एपीके के अंदर, एपीके बिल्ड जो कर रहे हो उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको इस ग्रेडल फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। और इनमें भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बट जो दो इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल होती है। बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल, दोनों का नाम बिल्ड और ग्रेडल होता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सी का काम क्या होगा। तो एक ऐप लेवल होती है और एक प्रोजेक्ट लेवल होती है। यस नीलेश? सर ये पूछना था, हम किसी भी एपीके का ये ग्रेडल फाइल बना सकते हैं? क्या कह रहे हो? जैसे किसी का एपीके है, उसका ग्रेडल या सोर्स कोड लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं? उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके लिए आपको एक एपीके करके, एपीके
करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप उस एपीके को प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको वापस पूरा एपीके को खोल के दे देता है कि एपीके के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो ये सारे जो आपके स्ट्रक्चर है ना, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा आ जाता है। बट ऐसा अभी आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आजकल हम एंड्रॉइड के अंदर यूज करते हैं प्रोगार्ड फाइल्स। जी जी ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि ये एक तो आपकी एपीके की साइज को रिड्यूस करता है, ऐप बंडल्स को। दूसरा चीज क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जब कोई भी इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा आपकी एपीके के ऊपर, तो वहां पे टूट तो जाएगा, मतलब एपीके से अंदर का कोड तो आ जाएगा, लेकिन वो स्मॉली फाइल्स में आ जाएगा, डॉट स्मॉली फाइल्स क्रिएट कर देता है वो। ये फाइल्स ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, इसके लिए आपको समझना पड़ता है। थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होता है। तो नॉर्मल बंदा या जिसने आरएनडी नहीं कर रखी हो, और जिसने आरएनडी भी कर रखी हो, तो उसको भी बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है उसको समझने में, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर किसी ने अपने ऐप में प्रोगार्ड नहीं लगाया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैनिफेस्ट फाइल, जावा का कोड या कॉटलिन का कोड, एक्सएमएल का कोड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने प्रोग्राम लगा रखी है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन वो इतना रैंडमाइज्ड होगा ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सा चीज कहाँ कर रखा है, कौन सी चीज कहाँ काम में आएगी। तो उसमें थोड़ा आरएनडी करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से ही लोग आजकल मॉड एपीके जो बनाते हैं ना, वो उनका एक पूरा रिसर्च होता है कि वो उन चीजों को समझते हैं डिक्रिप्ट करके कैसे उस चीज को मैनेज करना है। बाकी एक नॉर्मल पर्सन उस चीज को अगर अचीव करने की कोशिश करता है तो उसको स्मॉली फाइल्स मिलती है और समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस वैभव? सर कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं कराएंगे आप? कंस्ट्रेंट लेआउट कराऊंगा ना। अभी तो अपन अच्छा, बाद में जो कराएंगे। हाँ देखो, बेसिक चीजें देख रहे अच्छा। हैं जिसमें हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो मैं कंस्ट्रेंट लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो अपन ने सीखी है। ठीक है, यस आगे सर। बहुत सारे लेआउट्स हैं, बहुत सारे व्यूज हैं जो हम आगे देखेंगे। अभी हमारा फ्लो स्टार्ट हुआ है, तो हम जितना सीखे हैं उतना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। फिर हमको लगेगी कि यार ऐसा कुछ हो कि ये चीज कम हो जाए, तो इसके लिए यूज में आता है कंस्ट्रेंट लेआउट, तो हम फिर कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऐसा कुछ हो कि इसके लिए ये काम आसान हो जाए, तो उसके लिए होता है ग्रिड लेआउट, तो हम ग्रिड लेआउट को यूज करेंगे। ठीक है, फिर ओके। रन टाइम एनिमेशंस बनाने हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा हो तो हम मोशन लेआउट को यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम ठीक प्रोग्रेस है। करें। ठीक है, तो ये जो हमने दो ओके लेआउट सर। पढ़े हैं ना पिछले 2 दिन में, वो हाँ। बेसिक लेआउट्स है। वो एंड्रॉयड के ऐसे बेसिक कोड लेआउट्स है जिनको जानना चाहिए एंड्रॉयड डेवलपर को, क्योंकि आगे कहीं पे भी कैसी भी डिजाइन बनानी है तो आप उसके हेल्प से कैसे भी डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, इसलिए जो ओके बेसिक सर। कंपोनेंट्स है उनसे हमने स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे हम एक एक ऐसे ऐसे टॉपिक को लेते रहेंगे, जिसमें हमको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उस चीज को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया नीलेश? जी सर। है ना? तो आप जी रिवीजन कर सकते हो, बट अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रोगार्ड फाइल्स यूज करके वो क्या करते हैं, स्मॉली फाइल्स में क्रिएट करते हैं। और देखा जाए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, टाइम लगता है, रिसर्च लगती है, जी तो जी बहुत जी एप्लीकेशन बनती भी है। तो आप बस अपनी एपीके को सिक्योर कर सकते हो प्रोगार्ड लगा के, इंक्रिप्शन करके, डेटा को ऑनलाइन मैनेज करके, ताकि जो यूजर मेरी एपीके को देखे तो उसको ज्यादा कुछ ना मिले। ठीक है, जी जी तो अब यहाँ पे ये दो फाइल्स होती है, बिल्ड डॉट रिडल एंड एक और नाम होता है बिल्ड डॉट रिडल। एक प्रोजेक्ट लेवल होता है और एक ऐप लेवल होता है। ये कहाँ देखने को मिलती है? देखो यहाँ आएंगे हम रिडल स्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ देखो बिल्ड डॉट रिडल, बिल्ड डॉट रिडल। एक के पीछे ऐप है और एक के आगे प्रोजेक्ट है। तो जिसके आगे प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट लेवल, और जिसके पीछे ऐप है वो है ऐप लेवल। ठीक है, मोस्टली केसेस में आपको ऐप लेवल से काम पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो प्लगइन्स है, कोई प्लगइन्स अगर आपको अपनी ऐप में यूज करने हैं फॉर ग्रेडल इंक्लूजन, फॉर कोई ऐसी चीज है जो मतलब थ्रू आउट द फुल फुल प्रोजेक्ट के अंदर आपको यूज करनी है, तो वो प्लगइन्स यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा पैकेज नेम होता है। पैकेज नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब ऐप को लाइव करते हो ना, तो पैकेज नेम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे सपोज दैट अभी हमने ऐसे com.wscubetech.ui component अंडरस्कोर 113 कर रखा है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने प्रोजेक्ट का नाम ऐसे किया है। जब हम एक्चुअल में ऐप बनाएंगे, तो जैसे वॉलपेपर की हम ऐप बनाए तो मैंने उसका नाम रख दिया वॉलकैनो। मतलब वॉल कैनो नहीं, WALLCANO, मतलब वॉलपेपर का वॉल्केनो, तो उसका नाम दे दिया ना वॉल्केनो। ठीक है, अब वॉल्केनो नाम से मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है, बट पैकेज नेम जो होगा ना वो हमारा यूनिक होना चाहिए।
तो हमारी ऐप मार्केट पे लाइव हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब हुआ क्या ना कि मैंने कोई नाम लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में देना पड़ता है जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं पैकेज नेम। और जब मैं पैकेज नेम दे रहा हूँ और वहां पे मैंने दे दिया, और अब जब मैं लाइव कर रहा हूँ वो एक टाइम के बाद होगा, तो अब मुझे लगा कि यार पैकेज नेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मार्केट में किसी ने पहले से ले रखा है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फिर मेरे को इस पैकेज में जाके भी चेंज करना पड़ेगा, बट सबसे पहले मेरे को कहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जितनी भी मेरी एक्टिविटीज या कॉटलिन फाइल होगी उन सब में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पैकेज के अंदर आता है। ठीक है, बट सबसे पहले मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। देन कंपाइल एसडीके होता है, एक टारगेट एसडीके होता है। ठीक है, मिनिमम एसडीके कितना है। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन आईडी, ये वही सेम पैकेज नेम, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग है ये। ऐसे आगे मैं आपको और भी बताऊंगा, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस अपन अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी देखो बिल्ड टाइप्स है। आगे में प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं ना, तो ऐसे डीबग मोड बनाते हैं, एक रिलीज मोड बनाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि जब हम डिबग मोड में काम कर रहे हैं ना, तो हम बिल्ड टाइप जो यूज करेंगे वो डिबग वाला यूज करेंगे, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है तो हम रिजॉल्व कर सके। और जो मार्केट में अपडेट देनी है उसके लिए हम फिर रिलीज मोड में काम करेंगे। तो ऐसे अलग अलग बिल्ड टाइप्स होते हैं। ठीक है, और ये जो वर्जन कोड वर्जन नेम है, ये आपकी जब अपडेट देते हो ना तो काम में आता है। अब वर्जन कोड एक ऐसी चीज है जो जब भी आप कुछ नया अपडेट दोगे प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपको इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्जन नेम में आप पॉइंट में इंक्रीमेंट कर सकते हो, जैसे कि अगर नेक्स्ट अपडेट दे रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो नेक्स्ट अपडेट। ठीक है, या आप चाहो तो सीधा आप ऐसे भी नया अपडेट दे सकते हो 2.0। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला किस तरीके से सोच रहा है। ठीक है, मोस्टली केसेस में हम ऐसे ही करते हैं कि भाई हमारा अगर एक ही चीज के रिलेटेड अपडेट आ रहा है, तो हम वर्जन कोड को तो हम हमेशा अपग्रेड करेंगे 1 2 3। ये वर्जन कोड का मतलब क्या है कि कौन सा वर्जन आया है इसका, मतलब जितनी भी अपडेट्स आएगी तो ये बढ़ेगा। वर्जन नेम क्या होगा कि ये कौन सा, इसका वर्जन का नाम क्या है। तो हम क्या करेंगे कि जब एक ही सीरीज में अगर अपडेट हो रहा है कि भाई एक ही चीज के लिए मैंने कुछ नए नए या पुराने प्रॉब्लम्स उनको रिजॉल्व किया है, तो मैं उसको एक ही सीरीज के साथ डालूंगा, 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे डालता रहूंगा। जब कुछ नई चीज लाऊंगा मैं, तो फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, नया वर्जन नाम दे दूंगा 2.1 2.2 ऐसे करके। तो उससे क्या होगा, जो मेरे वर्जन को देखेगा या मैं जब मेरे वर्जन को चेक करूंगा, तो मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा उसको रिलेट करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ डिफाइंड होती है, कंपाइल ऑप्शन, कॉटलिन ऑप्शंस। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिपेंडेंसीज। हम जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, जो एंड्रॉइड की लाइब्रेरीज है, जिनको भी यूज करेंगे ना, उनको उनकी डिपेंडेंसीज को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर वो जब यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो ना ग्रेडल फाइल्स के अंदर, तो आपको एक सिंक नाउ का ऑप्शन आता है ऊपर। सिंक नाउ करते हैं ना, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर यूआरएल से आपके पूरे प्रोजेक्ट को, लाइब्रेरी को लाता है और आपके प्रोजेक्ट के साथ में उसको मर्ज कर देता है, सो दैट उस प्रोजेक्ट के अंदर आप कहीं पे भी उसको यूज कर सको। आगे हम वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो ये होता है बिल्ड और ग्रेडल ऐप लेवल वाला, और सबसे ज्यादा ऐप लेवल काम में आता है, प्रोजेक्ट लेवल कम काम में आता है। प्रोजेक्ट लेवल में सिर्फ आपके ग्रेडल के प्लगइन्स होंगे। आगे हम गूगल गूगल प्ले सर्विसेज के चीजों को यूज करेंगे, जैसे जीपीएस हो गया, एड्स हो गए, तो वहां पे गूगल प्ले सर्विसेज जीएमएस की जो प्लगइन्स हैं वो आपको यहाँ ऐड करनी पड़ेगी, तो वो प्लगइन्स तब यूज में आती है। ठीक है, तो पहले तो प्रोजेक्ट लेवल का भी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल प्रोजेक्ट लेवल में सिर्फ और सिर्फ ये डाल दिया है। बाकी सब कुछ आपको इस लेवल, इस ऐप लेवल में ही सब कुछ मिलता है। तो यहीं पे सारा काम होगा, और ज्यादातर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी या फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग की। ठीक है, यस ईशान। सर ये कंपाइल एसडीके, टारगेट एसडीके, मिनिमम एसडीके में क्या क्या सिग्निफिकेंस है? तो कंपाइल एसडीके का मतलब है कि मैं जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कोडिंग कर रहा हूँ वो किस में कंपाइल करेगा, वो 33 वर्जन के एसडीके में कंपाइल करेगा। टारगेट यानी कि मेरा जो टॉप वर्जन है, टॉप वर्जन यानी कि इस पर्टिकुलर एसडीके के ऐप, मतलब जिसके फोन में ये वाला एसडीके होगा, एसडीके मतलब ये ओएस लेवल है आपका, 33 होगा तो टिरामिसु करके है, यानी कि नियर अबाउट लेटेस्ट वर्जन ही है, 12 या 13 वर्जन होगा एंड्रॉइड का। ठीक है, तो मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, मतलब कि वहां तक जितने भी फोन होंगे उन सब में मेरा ऐप चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब इसमें कोड लिखूंगा ना, तो कुछ कोड ऐसा होगा जो इसके लिए नहीं है, तो वो वहां पे डेप्रिकेटेड आ जाएगा या मेरे को ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 33 अगर मैंने किया है, दैट मीन्स ऐसा ही कोड लिख पाऊंगा जो 33 तक चल पाए। मिनिमम एसडीके का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये ऐप है, ये 26 के बिलो अगर किसी का एसडीके है तो उसमें नहीं चलेगा। ये अपन जब एक प्रोजेक्ट को भी क्रिएट करता है ना, तो वहां पे मिनिमम का तो ऑप्शन आता है, आपसे पूछता है। जैसे आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, तो यहाँ पे जैसे मैं एम्प्टी एक्टिविटी पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ देखो ये आ रहा है मिनिमम एसडीके। तो एपीआई 26 इज योर ओरियो 8 वर्जन।
और इस तरीके से आप 90.7% डिवाइसेस को टारगेट करोगे, क्योंकि अभी मार्केट में 8 वर्जन से लेके 13 वर्जन के बीच में 90.7% यूजर्स हैं, और 8 वर्जन से नीचे जो यूजर्स हैं वो है आपके नियर अबाउट 9.3%। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मेरे को तो सबको टारगेट करना है, तो आप मिनिमम अपना ये भी कर सकते हो कि मैंने ये मिनिमम कर दिया, तो देखो 94.4 हो गया, आप 4 ले लो, हाँ ये 100% होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कोई चीज ऐसी होगी जो 20 एपीआई के बाद में बंद कर दी एंड्रॉइड ने, ड्यू टू समथिंग, ड्यू टू सम एरर्स, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, 20 के बाद में उसने उसको अपडेट कर दिया, तो अब आपको है ना एसडी के स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ेगा अपनी ऐप के अंदर, क्योंकि आपने एक 16 लिया है, और टारगेट एसडी के हमेशा हमारा जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना उसको हम करेंगे, क्योंकि मार्केट में हमारा ऐप लेटेस्ट वर्जन में तो चलना ही चाहिए। पुराने वर्जन में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है, मतलब जो मैक्सिमम फैक्टर है वो हमारा होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा वो तो 33 होगा, आगे आएगा 34 35, तो अपना वो मैक्सिमम लेगा। हाँ उसको कम कर सकते हैं, बट प्रिस्क्राइब रहता है कि उसको कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका रेंज बहुत बढ़ गया। रेंज बढ़ने से क्या होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कुछ एपीआई लेवल के बाद में आई होगी, जो पुराने एपीआई लेवल में नहीं चलती है, तो उसके लिए फिर आपको कंडीशनल प्रोग्रामिंग करेगी इफ करनी पड़ेगी। इफ द build dot SDK वर्जन SDK int is greater than this, तो ये काम करो, इससे लेस देन है तो ये काम करो, तो ऐसे मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। नोटिफिकेशन जो है ना आप एंड्रॉइड के अंदर, एंड्रॉइड ओरियो के बाद में 8 वर्जन के बाद में एंड्रॉइड ने प्रायोरिटी वाइज पे ये चैनल का कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर दिया है कि अगर नोटिफिकेशन फायर करना है 8 या 8 वर्जन के बाद में, तो आपको चैनल भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब आपको चैनल के थ्रू नोटिफिकेशन को फायर करना पड़ेगा, चैनल्स बनाने पड़ेंगे। तो आप देखते हो ना कि आजकल अगर आपने फोन के अंदर 8 वर्जन से अबव है, तो आप एक पर्टिकुलर ऐप के सेटिंग्स में जाना, नोटिफिकेशन में ही आता है, जब किसी का नोटिफिकेशन आता है तो उसके साइड में सेटिंग आती है, सेटिंग्स में जाना तो उसके अलग अलग चैनल्स दिख जाएंगे आपको। जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के मैसेजेस के आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप के अपडेट्स के नोटिफिकेशन चाहिए, तो इन सब के अलग अलग व्हाट्सएप ने चैनल बना रखे हैं। ठीक है, तो 8 वर्जन के बाद में उन्होंने क्या किया, चैनल का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट कर दिया और मैंडेटरी कर दिया एज अ डेवलपर कि अगर आप 8 वर्जन के बाद का कोड लिख रहे हो और आपकी ऐप 8 वर्जन के बाद में चलेगी, क्योंकि आपने टारगेट एसडीके 33 कर रखा है, यानी कि अभी जो एंड्रॉइड 13 है वो कर रखा है, तो उसके हिसाब से अगर वो चलेगी तो क्या होगा कि आपका जो 8 वर्जन से अबव है तो आपको वो कोड लिखना ही पड़ेगा। लेकिन चैनल वाला कॉन्सेप्ट 8 वर्जन से पहले नहीं था, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ये 8 वर्जन से बिलो है तो फिर आपको नोटिफिकेशन चैनल डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 8 से अबव है तो आपको नोटिफिकेशन चैनल के साथ में नोटिफिकेशन को बनाना पड़ेगा। फायर आप एक कोड से करोगे, लेकिन नोटिफिकेशन जो बनेगा एक विदाउट चैनल के बनेगा और एक विद चैनल के बनेगा, क्योंकि रन टाइम में जब आपका ऐप उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन होगा, अगर वो 8 वर्जन से बिलो होगा तो बिना नोटिफिकेशन चैनल के बन जाएगा, और अगर 8 वर्जन से अबव होगा तो विद नोटिफिकेशन चैनल बन जाएगा। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम का रोल होता है। सर वो मिनिमम एसडीके तो क्लियर समझ में आ गया, ये जो मैक्सिमम एसडीके आप टारगेट एसडीके शायद बता रहे हैं, तो वो टारगेट एसडीके में अभी हम लोग ने अपलोड कर दिया कोड लेटेस्ट अभी जो है वो वर्जन के साथ, उसके बाद में एक नया वर्जन आ गया, तो उसके बाद में दोबारा अपलोड करना पड़े, वो ऐप चलेगा वो नया वर्जन पे? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई चीज ऐसी होगी जो 33 में एंड्रॉइड ने डेप्रिकेट कर दी। डेप्रिकेट मतलब कि अब 34 से इसकी जगह कुछ और कोड लिखना पड़ेगा, बट आपका कोड ना 100% वर्क करेगा, भले ही आपने 2 साल से अपडेट नहीं किया है। बट अब ये हो जाने के बाद में अगर आपको अपने एंड्रॉइड में अपडेट देना होगा, जैसे आपका वर्जन लाइव है, अभी ऐप चल रही, लोग चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब उन्होंने कुछ ऐसी चीज करी जो 34 में डेप्रिकेट कर दी है, अब आप आए, आपको एक अपडेट देना है आज 2 साल बाद में। ठीक है, तो अब जब आप अपनी ऐप में चेंजेस कर रहे होंगे ना, तो आपके कोड में वो एरर आ जाएगी, वो कहेगा कि प्लीज टारगेट योर एप्लीकेशन टू 34 बिकॉज दिस इज डेप्रिकेटेड इन दिस 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 दिस, इसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो जब आप नया अपडेट दोगे ना, तो अपने टारगेट एसडीके को बढ़ा दोगे, उससे सर पहले वो तो सर हाँ। वो मिनिमम ये वो तो मिनिमम एसडीके हैंडल कर रहा है ना सर, वो जो डेप्रिकेशन का जो पार्ट है वो तो नहीं आपने नहीं 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 मिनिमम। नहीं, आप ये भी ओके। तो समझो, टारगेट एसडीके मतलब कि नई मार्केट में एक चीज आई है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया वर्जन आ गया एंड्रॉइड का, ठीक है, विच इज 34 वर्जन से उन्होंने यूज किया है। अब उन्होंने क्या किया, 33 के अंदर कोई चीज को हटा दिया है, 34 में कुछ नया चीज लेके आ गए। अगर
देखो ये एक मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं चाहूँ तो नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा। तो मेरा फोन, मेरी जो एप्लीकेशन है ना, अगर आपके फोन में 34 वर्जन है, 34 मतलब कि होगा एंड्रॉइड 14 वर्जन फॉर एग्जांपल, तो आपको मेरी ऐप दिखेगी ही नहीं। आप देखना, जैसे कि मेरा ये रेंज है 26 से लेके 33 फॉर एग्जांपल, तो अगर 25 है किसी का एसडीके, यानी कि नियर अबाउट, जैसे अभी 4.1 अपन ने देखा ना यहाँ पे, जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वो 16 मिनिमम एसडीके हुआ था 16। तो जैसे किसी के फोन में एंड्रॉइड लॉलीपॉप है, ठीक है, और ये ऐप प्ले स्टोर पे लाइव कर दी मैंने, तो वो जब अपने फोन के अंदर से प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेगा मेरी ऐप को, तो मेरी ऐप नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि वो उसका क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। आपने ऐसा देखा होगा, मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, किसी के फोन में जैसे मेरे फ्रेंड है, मेरे को आके बोला कि यार ये ऐप बहुत अच्छी है, मैंने जाके प्ले स्टोर पे देखा, यार मेरे तो फोन में, मेरे प्ले स्टोर में तो आ ही नहीं रही है ऐप, तेरे प्ले स्टोर में कैसे आ रही है। फिर हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए आप क्या करना, आप ब्राउजर पे जाना, ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर में तो इतना स्मार्ट वर्क होता है कि वो आपको ऐप ही नहीं दिखाएगा, लेकिन आप ब्राउजर पे जाना और सेम आईडी जो आपके फोन में प्ले स्टोर पे लगी हुई है ना, फोन के अंदर जो जीमेल लगी हुई है, वही आप ब्राउजर के प्ले स्टोर में जाके उसी आईडी से लॉग इन करना, फिर वहां जाके उस ऐप को सर्च करना। तो अब ऐप तो दिख जाएगी, लेकिन वो आएगा दिस ऐप इज नॉट कंपेटेबल विथ योर डिवाइस। समझ में आया? तो इसके लिए हम हमेशा चाहेंगे कि जो लेटेस्ट मार्केट में हमको उसको कंपेटेबल करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो देखो, जब तक आप अपडेट नहीं देते हो नया वर्जन आने से पहले, तो वो एडजस्ट करेगा एंड्रॉइड, तो डेप्लीकेशन भी होगा, कुछ भी होगा, तो ऑटोमेटिकली उन पे चलेगा। लेकिन अगर आप अपडेट दे रहे हो, उस समय वो वर्जन आ गया है, तो यू मस्ट इंक्लूड दैट वर्जन। ये हमेशा, आप जब ऐप को लाइव भी करोगे ना, तो वहां पे लाइव करते ही वो आपकी एपी के, जब हम ऐप बंडल डालते हैं .aab फाइल, जब वहां डालेंगे ना, तो वो पूरा रीड कर लेगा कि आपका मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, और फिर वो वहीं पे वार्निंग दे देगा कि भाई साहब आपने मिनिमम जो टारगेट किया ना वो ये है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टारगेट एसडीके है आपका वो ये है, और मार्केट में अभी जो टारगेट एसडीके चल रहा है वो ये है, तो यू मस्ट टारगेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर एंड्रॉइड, सो दैट यू कैन गिव अपडेट्स टू द ऑल लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ द ओएस। तो उसके लिए वो आपको वार्निंग देगा। अब वो वार्निंग है, एरर नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को नहीं करना है, तो मैं अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वो 34 वर्जन वाला होगा ना, उसको वो अपडेट नहीं आएगा। सिर्फ जो 33 वर्जन तक होंगे ना, मतलब एसडीके वाले होंगे, उनको वो अपडेट आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या चाहेंगे कि भाई लेटेस्ट, हर हर दिन हर चीज लेटेस्ट हो रही है ना। आज कोई नया फोन खरीदेगा तो उसके पास में लेटेस्ट वर्जन आएगा, तो लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज जब मैं पहली बार जब जब एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन करता था न्यू करके, यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे मिनिमम एसडीके ना इससे भी कम आता था, 4.1 से भी 2.2 समथिंग करके आता था, ठीक है। अब आप देखो मिनिमम 16 तक आ गया। इसका मतलब क्या है कि आज मार्केट में 4.1 से नीचे कोई भी ऐसा एंड्रॉइड फोन नहीं है, कोई भी ऐसा एंड्रॉइड फोन नहीं जिसके अंदर 4.1 से नीचे वर्जन हो। सबके अंदर वर्जन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वी मस्ट ऑलवेज टारगेट द लेटेस्ट। एंड मिनिमम को हम कैसे डिसाइड करते हैं? मिनिमम को ऐसे डिसाइड करते हैं, कोई ऐसा फीचर है जिसके बिना ये ऐप चलेगी ही नहीं, और वो फीचर आया इस वर्जन के बाद में, तो हमको वो मिनिमम सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हम मिनिमम 4.1 भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने रेंज बहुत बड़ी ले ली, 16 से लेके 33 ले लिए, तो इसमें हो सकता है कि हर एक वर्जन में कुछ ऐसे चेंजेस आए हो, तो आप जैसे ही कोड लिखोगे ना, वो ऑटोमेटिकली रेड लाइन दे देगा, ठीक है, या आपको वो सजेशन दे देगा कि देखो ये जो आप कोड लिख रहे हो ना, ये आपके 16 वर्जन में डेप्रिकेटेड हो चुका है, या ये जो कोड है ना ये 21 के बाद नहीं चलेगा, तो 21 के बाद में आपको अलग कोड लिखना चाहिए। तो वहां पे हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? जी सर। जी जी सर। ओके, और किसने हैंड रेज किया था? यस शैन। Sir, for notification for one particular application, we can have multiple channels of this one, right? Triggering a notification. या तो उसके लिए like you know अलग अलग JSON रहेगा. I mean like we have to download different JSON from Firebase or like how is it? फायरबेस से देखो, ये तो फायरबेस वाला तरीका जो हम करेंगे ना वो FCM से करेंगे, क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू। उसके लिए हम एक अपने एंड पे रिसीवर लगाएंगे। नोटिफिकेशन फायर करने का जो तरीका होता है ना वो आपके ऐप के अंदर से ही होता है। फायरबेस के थ्रू तो सिर्फ हमारे सर्विस को ट्रिगर करते हैं। तो हमारे पास में एक रिसीवर होता है, हमारी ऐप में हमको रिसीवर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फायरबेस से जब एक मैसेज को ट्रिगर करेंगे तो हमारी ऐप का रिसीवर जो होगा वो उसको रिसीव करेगा, और हमने रिसीवर में कोड लिखना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। तो अब वो जो नोटिफिकेशन का कोड होगा तो हमको पता होगा कि ये किस टाइप का नोटिफिकेशन है, तो किस पर्टिकुलर चैनल में डालना चाहिए मुझे,
तो वो चैनल मेरे को क्रिएट करने पड़ेंगे। वो चैनल को आप कांस्टेंट फाइल में बना के भी रख सकते हो, क्योंकि आप नोटिफिकेशन जब ऐप चल रहा है तब भी फायर कर सकते हो, जब ऐप बंद है फायरबेस से करवा रहे हो तब भी आप उसको फायर कर सकते हो। ठीक है, तो उस समय आपको चैनल डिसाइड करना पड़ेगा। फायरबेस के थ्रू तो जो डेटा आएगा, फायरबेस से हम सिर्फ मैसेज या फिर हम डेटा भेजते हैं, उसमें इमेज या कुछ भी कंटेंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, रिसीवर जो होता है ना वो रिसीव करता है, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमको लगाना पड़ेगा, मैसेज जिसको कहते हैं फायरबेस मैसेजिंग रिसीवर। ठीक है, तो वो हमको लगाना पड़ेगा, उसके अंदर एक रिसीव मेथड होता है, उस रिसीव मेथड में हमको वो दोनों वैल्यूज तीनों वैल्यूज मिलेगी जो फायरबेस से आ रही है। फिर हमको उस रिसीव के अंदर कोड लिखना पड़ेगा नोटिफिकेशन का, तब वो नोटिफाई करेगा। ठीक है, ओके ओके, बट देयर इज वो एक ही ये रहेगा ना, जेसन का ये फाइल रहेगा ना, या फिर मल्टीपल फॉर जेसन मल्टीपल? फाइल तो देखो आपके डेटा पे डिपेंड करती है ना, कि आपका डेटा आ रहा है जेसन के अंदर, तो वो तो कुछ भी आ सकता है ना डेटा। जेसन फाइल एक ही रहेगी, उसमें जो भी डेटा होगा वो अलग अलग आएगा। तो जो भी डेटा आता है उसमें से जेसन को पार्स करके जो डेटा हमको निकालना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन या इमेज, वो हम वहां पे निकाल के उसमें शो कर देंगे। हालांकि अब फायरबेस No, अभी के लिए, हाँ no, I'm talking about the JSON file, what we put it in our app, like, which we get it from Firebase, while हाँ वो एक ही होगा, हाँ वो वो एक ही एक, होगा ना? हाँ वो तो एक ही होगा, वो तो पूरा आपका एक प्रोजेक्ट होगा ना। वो इज जस्ट लाइक अ कनेक्टिविटी। जैसे Okay, शयन को ऑथेंटिकेट करना है तो शयन का एक ही आईडी कार्ड चलेगा। ठीक है, okay, उसके बाद में उस आईडी कार्ड से वो जितनी भी सर्विसेज है वो सारी यूज कर सकता है। तो इट्स okay, जस्ट लाइक कि हम फायरबेस पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वहां से हम सेटअप करते हैं ना, तो हम हमारा पैकेज नेम, हमारा नेम, शावन फिंगरप्रिंट हमारे प्रोजेक्ट का, वो हम वहां डालते हैं। तो फिर उसके रिस्पेक्ट में एक जेसन फाइल क्रिएट होती है। वो जेसन फाइल गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल वो हमको यहाँ पे हमारी ऐप में डालनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि जब हम पहली बार हमारी ऐप को चलाएंगे जेसन फाइल डालने के बाद में, तो वो फायरबेस से कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने पे वो ऑथेंटिकेट करेगा कि ये वो फाइल है ना, तो वो उस प्रोजेक्ट में ले जाएगा, उसको कॉन्फ़िगर कर देगा। कॉन्फ़िगर होने के बाद में उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हमारी सर्विसेज हैं उनका कोड हमने लिखा होगा हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो फाइल सही नहीं होगी ना, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हमारे प्रोजेक्ट से। वो फाइल एक ही होगी, फिर आप okay, कितनी भी सर्विसेज यूज करो। ठीक है, okay, okay. ओके। तो अभी हम आ जाते हैं वापस हमारे इस केस में। तो ये कुछ मेन फाइल्स होती हैं जो आपके ग्रिडल के अंदर यूज में आती है, और भी कई बार हमको हीप साइज बढ़ानी है, कुछ और चेंजेस करने हैं जो कि आपकी ऐप या एपीके से रिलेटेड है, बिल्ड फाइल से रिलेटेड है, तो हम ग्रिडल डॉट स्क्रिप्ट्स में आते हैं, मतलब ग्रिडल स्क्रिप्ट्स में आते हैं, जो एक्चुअल में आपके बिल्ड को हैंडल करती है कि ये बिल्ड बनेगी तो कैसी बनेगी, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हमको इस पर्टिकुलर फाइल में फोल्डर में जाना पड़ेगा। इनिशियली इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एज अ एडवांस डेवलपर मैं इसको बहुत ज्यादा बार यूज करूंगा, एज ए प्रोफेशनल डेवलपर मेरे को जरूरत पड़ सकती है इसको बार बार चेंज करने की, बट बहुत रेयर हम चेंजेस करते हैं, क्योंकि जब हमको रिक्वायर्ड होता है तभी हम उसमें जाके चेंजेस करेंगे। और थ्रू द सेशन हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे हम चेंजेस करेंगे और उसका इम्पैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बट बहुत कम यूज करेंगे हम, ज्यादातर जो यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो पूरा कोर कंटेंट होगा वो आपका यहाँ होगा, इसके अंदर ऐप नाम से फोल्डर के अंदर। अब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। वो 3 पार्ट क्या होता है? एक होता है आपका मैनिफेस्ट, एक होता है आपका जावा, जिसको आप कॉटलिन भी कह सकते हो, मैं इसको सोर्स कोड बोलता हूँ। ये सोर्स कोड वाला पार्ट होता है जहां पे आप एक्चुअल में अपना लॉजिक बिल्ड करते हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक। और एक होता है हमारा रिसोर्स, वेयर यू जस्ट सेट योर यूआई यूएक्स। तो यूआई यूएक्स से रिलेटेड जितना भी कंपोनेंट होंगे ना, वो सारे के सारे आपको रिसोर्स में मिलेंगे। लॉजिक पार्ट का जितना भी फंक्शन होगा कि भाई यार इस इवेंट पे क्या एक्शन करवाना है, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है, वो सारा पार्ट आपका कहाँ होगा? जावा के अंदर होगा। डेटा मैनेजमेंट हो गया, लॉजिक पार्ट हो गया, लॉजिक इंक्लूजन प्लस डेटा मैनेजमेंट। एंड डेटा मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो दोनों ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड फायरबेस, सब कुछ ये सब आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर में होगा। मैनिफेस्ट का क्या मतलब होता है? मैनिफेस्ट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा मैनिफेस्टो, कोई भी चीज का ना, जब अपन स्टार्टिंग करते हैं ना कोई भी चीज की, तो उस चीज की सारी डिटेल उसमें होती है। ठीक है, वो पूरा उसका जो भी चीज उसमें यूज की जा रही है, क्या नाम है, क्या काम है, सब कुछ उसमें होगा। तो आपकी ऐप के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है ना, क्या नाम है, क्या पैकेज नेम है, क्या कंपाइल एसडीके है, टारगेट एसडीके, ये तो यहाँ हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, बट ये वो फाइल होती है जो सबसे पहले हैंडशेक करती है। जब आपका ऐप इंस्टॉल होता है ना, जैसे ये आपका ऐप एपीके फाइल है,
ये जब इंस्टॉल होगा किसके ऊपर, एंड्रॉइड के ऊपर, तो सबसे पहले एपीके फाइल में से मैनिफेस्ट फाइल होगी जो आपके एंड्रॉइड मैनेजर से कनेक्टिविटी करेगी और उसको बताएगी देखो मेरी ऐप में ये चीजें हैं, मेरी ऐप में इतनी एक्टिविटीज हैं, इतनी सर्विसेज हैं, इतने रिसीवर्स हैं, ये जीपीएस मैंने लगा रखा है, मैंने ये चीजें मांग रखी है ऐप के अंदर। तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर एप्लीकेशन विल बी डिस्क्राइब्ड हियर, सो दैट जैसे ही हमारी ऐप इंस्टॉल हो तो जिस पर्टिकुलर मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड फोन में वो इंस्टॉल हो रही है, वहां का जो एंड्रॉइड मैनेजर है उनको सारी चीजें पता लग जाए कि इस ऐप में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी रन टाइम में जब ये चलेगा, ताकि रन टाइम में जब उस ऐप को रिक्वायरमेंट हो तो वो चीज प्रोवाइड करी जा सके उस पर्टिकुलर ऐप को थ्रू दैट पर्टिकुलर ओएस। ठीक है, तो एक जैसे में एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, देखा है आपने, जिसको हम कहते हैं कि मतलब एक गार्ड रूम होता है, सिक्योरिटी गार्ड का एक रूम होता है जहाँ पे आप देखना सब कुछ होता है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होता है, मोबाइल लैप क्या कहते हैं, टेलीफोन होता है, जिससे कि वो किसी भी फ्लैट के पर्सन को कॉल कर सकता है। ठीक है, तीसरी चीज जितने भी रूम्स होते हैं उस पूरी बिल्डिंग के अंदर उन सब की डुप्लीकेट कीज होती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो हेल्प कर सके। ठीक है, देन जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वो मीटर्स होते हैं वो सबके फ्लैट के वहां लगे हुए होते हैं रीडिंग के हिसाब से, देन जितने भी वाटर के कनेक्शंस होते हैं वो वहां लगे होते हैं, तो सब कुछ ईच एंड एवरी कनेक्शन इज देयर इन सिक्योरिटी गार्ड रूम, हर एक चीज का कंट्रोल होता है वहां पे। तो वैसे ही ये हमारी ऐप का कंट्रोल रूम है, हर एक चीज का आइडिया इस फाइल को होता है। आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे ये रही हमारी मैनिफेस्ट फाइल, इसमें आप जाओगे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, तो हर एक चीज का इसको आइडिया होगा और इसको आइडिया होना भी चाहिए हर एक चीज का। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि आपका लेबल, ये आपकी ऐप का नाम है, जब आपको अपनी ऐप का नाम चेंज करना है तो यहाँ से चेंज होगा, आपको अपनी ऐप का आइकन चेंज करना है तो यहाँ से होगा। ठीक है, देन यहाँ पे थीम जो आपकी ऐड हो रही है वो यहाँ से ऐड हो रही है। ठीक है, टारगेट एपीआई है तो वो यहाँ से सेटअप हो रहा है। देन यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज है, तो ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज होगी ना तो हमको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ऐड क्यों करनी पड़ेगी, देखो जब अगर आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, जैसे अपन बाय डिफॉल्ट जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट आती है, उसके अलावा हम आगे और एक्टिविटीज भी क्रिएट करेंगे। तो ऐसे जाऊंगा मैं, ऐसे एम्प्टी एक्टिविटी पे क्रिएट करूंगा और जैसे ही मैं इसको क्रिएट कर दूंगा तो ये अपना आप ऐड कर देगा मैनिफेस्ट। देखो एक दूसरी एक्टिविटी आ गई मेरे पास में जिसकी एक कॉटलिन फाइल होगी और एक एक्सएमएल फाइल होगी। मैनिफेस्ट में आऊंगा तो देखो इसने एक एंट्री कर दी अपने आप ही। ठीक है, तो जितनी भी आपकी स्क्रीन्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उन सब का यहाँ पे एंट्री होना चाहिए। अब खुद से आप क्रिएट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा, लेकिन आगे जैसे आप सर्विसेज बनाओगे, रिसीवर बनाओगे तो ये मैनुअल नहीं करेगा, आपको मैनुअली इस पे आके यहाँ पे सर्विस है तो सर्विस की एंट्री करनी पड़ेगी, क्या नाम से है, उसमें क्या आप यूज कर रहे हो। ठीक है, रिसीवर है तो रिसीवर ऐसे बनाना पड़ेगा, उसमें क्या नाम से है रिसीवर, क्या काम हो रहा है, उसमें क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेगी, आपको कुछ रिक्वायर्ड है क्या, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन होगी। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज योर परमिशंस, यूजेस परमिशन। इतनी सारी परमिशन होती है। परमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज का आपको एक्सेस है कि नहीं है उसकी परमिशन आप ले रहे हो। ठीक है, अब एंड्रॉइड में ना दो तरह की परमिशन होती है, एक रिस्की और एक नॉन रिस्की। आपको पता है 6 वर्जन के पहले ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी चीज आपको लेनी थी ना तो सब नॉन रिस्की परमिशन थी। लेकिन अब क्या हो गया, जो परमिशंस हैं, परमिशंस मतलब टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिसोर्स, उस रिसोर्स का एक्सेस लेने के लिए आपकी, क्योंकि देखो आपकी ऐप किस पे बेस्ड है, यूजर की रिसोर्सेज पे तो बेस्ड है, जिसके फोन पे वो ऐप इंस्टॉल होगी। जैसे आप अपनी ऐप में कैमरा का कोई रोल है तो कैमरा आप अपना सोना ले जाओगे, कैमरा तो एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्ट है, तो कैमरा को यूज करने के लिए आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इंटरनेट जो है, इंटरनेट आपका खुद का थोड़ा ना है, इंटरनेट तो जो यूजर जिसकी फोन में आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो उसका ही तो इंटरनेट होगा, जिसको आप यूज करके अपनी ऐप में कुछ डेटा लोड करवा पाओगे। तो वो इंटरनेट किसका है, यूजर का है। तो वो एक तरह से यूजर का रिसोर्स है जिसको आपका ऐप यूटिलाइज करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, परमिशंस देनी पड़ती है। अब 6 वर्जन और 6 वर्जन से पहले क्या होता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था, परमिशंस तो होती थी लेकिन ऐसी कुछ नहीं होती थी कि रिस्की और नॉन रिस्की जैसी। 6 वर्जन के बाद में क्या कर दिया उन्होंने, 6 वर्जन से कि एंड्रॉयड, देखो क्या होता था ना पहले कि मेरे को पता ही नहीं चलता था एज ए यूजर कि मैं किसी भी ऐप को इंस्टॉल करूंगा तो जब इंस्टॉल करता था ना तो वहां पे आता था दिस ऐप रिक्वायर्ड। जैसे अगर आपको पुराने फोन याद है, पुराने वर्जन याद है, तो याद करो कि जब आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते थे ना तो एक डायलॉग बॉक्स आता था, उस डायलॉग बॉक्स में ऐप की डिटेल लिखी हुई आती थी और वहां पे परमिशंस भी आती थी। ठीक है, और
अगर आप इंस्टॉल कर दोगे ना तो एक ही क्लिक में इंस्टॉल करती वो सारी की सारी परमिशन एक ही क्लिक में मिल जाएगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो परमिशन आपके काम की है कि नहीं है। जैसे आपने कोई ऐप इंस्टॉल करी, उसमें इंटरनेट का तो रोल है लेकिन कॉन्टेक्स्ट का कोई रोल ही नहीं है, और उसने कॉन्टेक्स्ट भी मांग रखे हैं आपसे। तो परमिशन मिलते ही क्या होगा, जब वो ऐप को आप चलाओगे तो वो कुछ बैकग्राउंड में, क्योंकि आपको तो कोड नहीं पता है ना क्या चल रहा है, तो यूजर को तो पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो हम कोई भी काम करवा रहे होंगे, यूजर को तो यूआई से पता चलेगा क्या काम हो रहा है। बैकग्राउंड में मैं उसके कॉन्टेक्ट को फैच करके मेरे डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। जैसे आप अगर ट्रू कॉलर को देखते हो, तो ट्रू कॉलर आज जो चीज है वो कैसे बना है, उसने एक एक जने के पास में जाके कॉन्टेक्ट ना लिए कि हर एक के पास में उसने सर्वे किया आधार जैसे, नहीं किया उसने क्या किया, अपनी ऐप बनाई और ऐप को इंस्टॉल करते उसने सबसे पहला काम क्या किया कि जिसके भी यूजर्स है उसके कॉन्टेक्ट्स मांगे। तो पहले वर्जन में क्या होता था कि आपको पता नहीं चलता था कि आपने कौन कौन सी परमिशंस दे दी है। हाँ, आप सेटिंग्स में ऐप में जाके वहां पे आता है परमिशंस, अभी भी आता है, वहां जाके आप देख सकते हो कि इस ऐप को क्या क्या आपने अलाउ किया है। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया एंड्रॉइड ने, जिससे कि यूजर का डेटा सिक्योर रहे, यूजर को पता रहे कि ये चीज हो रही है उसके ऐप के थ्रू। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उसने क्या किया कि जैसे कि आप इंस्टॉल किए, आपका जितनी भी परमिशन उसको लेनी थी उसने ले ली, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ली होगी उसने एक्सेस कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो उससे सारे आपके जो कॉन्टेक्ट है उसको मिल गए, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उसने अपने डेटाबेस को भर दिया। फिर जिन्होंने भी उनके फोन उनके ऐप को इंस्टॉल किया, उन सब के कॉन्टेक्ट आते गए। ऐसे ऐसे उनका एक बहुत बड़ा डेटाबेस बन गया कॉन्टेक्ट से। अब क्या होता है, थर्ड पर्सन जिसने ट्रू कॉलर को इंस्टॉल कर दिया, उसका डेटा भी चला जा चुका है, लेकिन उसके पास में एक बंदे का फोन आया जिसका कोई भी मतलब उसका नंबर सेव नहीं है। तो ट्रू कॉलर ने क्या किया, वो नंबर को अपने डेटाबेस में सर्च किया। इसे देखो, एकदम जब आपका कॉल आता है ना, कॉल आते ही वो नंबर नहीं आता, मतलब वो नाम नहीं आता, वो सर्च कर रहा होता है, सर्च करके वो नाम लेके आता है। ठीक है, आजकल तो इतना बड़ा डेटाबेस हो गया है ट्रू कॉलर का कि अब वो वहाँ पे प्रोफाइल्स बनाने लग गया है। अब आप जाके वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, अपना नाम जो चाहो वो रख सकते हो। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले वो रेंडमली बताता, जैसे मेरा किसी एक पर्सन का नाम है संजीव, लेकिन उसको ज्यादातर लोग सन्नी बुलाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो बंदा जब आपको कॉल कर रहा है तो एक्चुअल में नाम तो उसका संजीव है, लेकिन आपको वो दिखेगा सन्नी। ठीक है, क्यों आ रहा है ऐसा सन्नी, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस नंबर को सन्नी नाम से स्टोर कर रखा है, तो सन्नी दिखाता है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने का क्या है कि 6 वर्जन से पहले परमिशंस देनी तो पड़ती थी, लेकिन परमिशंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी ऐप कोई सी भी परमिशन ले लेगी अगर एक बार यूजर ने इंस्टॉल कर दिया तो इससे एंड्रॉइड को पता चला कि यहाँ पे गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा हो कि जिसमें यूजर का डेटा चोरी किया जा सकता है, जिसमें यूजर का डेटा जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिस्की परमिशन, और जिसमें यूजर का डेटा अनइफेक्टेड है तो उसको बोलेंगे नॉन रिस्की परमिशन। तो ये सारी परमिशन आपको मैनिफेस्ट में डालनी पड़ेगी, दोनों, भले वो रिस्की हो चाहे नॉन रिस्की हो। बस फर्क ये है कि रिस्की परमिशन को यूज, मतलब जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो उसके लिए जो परमिशन चाहिए, अगर वो रिस्की है तो उसके लिए आपको रन टाइम परमिशन डायलॉग बॉक्स को यूज करना पड़ेगा, मतलब पहले चेक लगाना पड़ेगा। इसको भी हम आगे देखेंगे कैसे इस तरीके के डायलॉग को हम क्रिएट करते हैं और उस पर कैसे काम करते हैं। तो आपको ऐसे डायलॉग बॉक्स जैसे आप देखते हो ना, दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन, अलाउ नाउ, अलाउ दिस टाइम ओनली, अलाउ वाइल इन द ऐप, और डिनाई, आता है ऐसा डायलॉग बॉक्स, अलाउ डिनाई करके एक पॉपअप आता है। ठीक है, जो 6 वर्जन के बाद में आपको मिलने लगा है, उससे पहले नहीं था। तो वो आपका क्या है ना, यूजर को बता रहा है कि देखो इस ऐप को ना इस परमिशन की रिक्वायरमेंट है, और वो ऐप भी बताता है कि देखो प्लीज आप इस परमिशन को अलाउ करोगे तो मैं इस चीज को एक्सेस कर पाऊंगा, तो आपका ये काम आसान हो जाएगा जो आप चाहते हो। तो अब यूजर के ऊपर है ना कि यार ये मेरे को सच में चाहिए तो मैं अलाउ करूंगा, नहीं चाहिए तो मैं डिनाई कर दूंगा, मेरे को ये फीचर यूज ही नहीं करना, मेरे को ये ऑप्शन ही नहीं देना है आपको। ठीक है, जैसे आप फेसबुक को पहली बार चलाते हो, और फेसबुक को चलाते ही ना आप क्या करना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना। प्रोफाइल पिक्चर पे जैसे ही जाओगे ना, तो वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, कैमरा और गैलरी। कैमरा पे टैप करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, आपका सीधा कैमरा में वो स्विच कर देगा। लेकिन जब गैलरी पे टैप करोगे ना तो एक पॉपअप आएगा, दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर इंटरनल स्टोरेज, अलाउ और डिनाई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब फेसबुक को एक फोटो क्लिक, मतलब ओपन करने के लिए जाना है, फोटो लेने के लिए जाना है आपकी गैलरी में से, तो उसको फोटो का एक्सेस होगा तभी तो वो आपको फोटोज दिखा पाएगा कि आपकी गैलरी में ये फोटो पड़ी है, इसमें से ये फोटो कौन सी सेलेक्ट करनी है, और ये फोटो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो अब अगर आपको चेंज करना है तो आपको परमिशन देनी ही पड़ेगी। ये जरूर हो सकता है कि आप परमिशन देके आपने अपनी फोटो चेंज कर ली, फिर सेटिंग्स में आओ, फेसबुक की सेटिंग्स में जाओ, और वहां पे परमिशन में जाके वो जो आपने परमिशन अनेबल करी है वो वापस डिसेबल कर दो, अगर आपको डर है कि भाई ये बैकग्राउंड में कहीं मेरे इमेजेस को ना ले ले, क्योंकि हमको नहीं पता होगा ना, हमने तो परमिशन दे दी, अब एक बार परमिशन दे दी तो वो रहेगी।
इसीलिए आजकल ये भी ऑप्शंस आने लग जाते हैं कहीं कहीं जगह पे, जैसे जो कॉन्करेंट कॉल्स होती है ना, जैसे कि जीपीएस हो गया, तो इसमें क्या है ना कि आपका लोकेशन कंटिन्यूअसली कोई फैच कर सकता है, तो उसमें आता है कि अलाउ वंस, एक बार के लिए परमिशन लेनी है, मतलब एक बार के लिए लोकेशन लेनी है, या जब तक आपकी ऐप रन हो रही है तब तक लेनी है, या सब बार चलने दो लोकेशन को, या फिर डिनाई कर दो कि देनी ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम रन टाइम परमिशन डायलॉग लेते हैं, और नॉन रिस्की के अंदर कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका जो भी परमिशन होगा वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी परमिशन भी यहाँ पे ही देनी पड़ती है, जैसे कि एक्सेस, जैसे लोकेशन के लिए होता है कोर्स लोकेशन, एक होता है फाइन लोकेशन, तो ऐसे आपको ऐड करना पड़ेगा सारी परमिशन। तो अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल डालनी पड़ेगी, 10 से 12 परमिशन है तो डालनी पड़ेगी। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप देखो यहाँ पे ये पूरा ही भरा हुआ होता है, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें एक्सेस कर रहा है यूजर से। और उसके अलावा भी उसमें से कई सारे ऐसे परमिशन होंगी जो रिस्की होगी, तो जब वो अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा होगा, कोडिंग में, तो वहां पे वो उसका एडिशनल कोड लिख रहा होगा कि भाई पहले चेक करेगा कि क्या ये परमिशन मिल रखी है क्या इसको, अगर मिल रखी है तो मैं सीधा काम करवाऊंगा, नहीं मिल रखी है तो मैं वहां पे रन टाइम परमिशन डायलॉग बॉक्स को थ्रो करवाऊंगा। और यूजर का आप कॉन्टेक्ट चाहिएगा मेरे को कि यूजर ने क्या किया, अलाउ किया तो ये काम करा दो, डिनाई किया तो एक वापस से डायलॉग बॉक्स दो कि यार ये काम करवाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब यूजर को मैंने बता दिया डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी कि देखो ये काम करना जरूरी है, तो अब वहां पे 2 ऑप्शन और दूंगा, ओके प्रोसीड या कैंसिल एनीवे। ठीक है, तो कैंसिल एनीवे कर देगा, तब मतलब अब ये हो गया कि वो अब आपका परमिशन ऐड नहीं कर रहा अभी, तो वो काम आप नहीं आगे प्रोसीड कर सकते। फिर आप उसको एक और डायलॉग बॉक्स या एक मैसेज बॉक्स दिखा के उसको कह सकते हो कि ड्यू टू लैक ऑफ दिस परमिशन, ड्यू टू लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसोर्स, वी कांट प्रोसीड फर्दर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, तो वो समझ में आ जाएगा उसको। और वहीं पे हम ऑप्शन दे सकते हैं कि अभी भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ये परमिशन देने के लिए, तो जैसे रिक्वेस्ट करेगा वापस डायलॉग बॉक्स आएगा, अलाउ कर देगा तो हम आगे जाने देंगे, नहीं तो डिनाई करते ही वहां पे मैं अलग अलग ऑप्शन देता रहूंगा उसको, ताकि उसको आइडिया रहे कि भाई हम क्यों यूज कर रहे हैं इसकी ये परमिशन को। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें है ना, ये आपकी किस में होती है, मैनिफेस्ट के अंदर होती है सब कुछ। हर एक चीज के बारे में डिटेल में किसको पता होना चाहिए, आपके मैनिफेस्ट फाइल को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में तीसरा पार्ट विच इज रिसोर्स। रिसोर्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें एक कांस्टेंट भी लगता है, मतलब रिसोर्स के अंदर अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए रिसोर्स के अंदर, यानी कि नो कैपिटल लेटर्स। नो कैपिटल लेटर्स का मतलब नॉट इन स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, कहीं पे भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। नो कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा नो स्टार्टिंग विथ नंबर, मतलब आप कोई फाइल का नाम लिख रहे हो तो ऐसा नहीं लिख सकते 2 3 नेम, हाँ ऐसा लिख सकते हो नेम 2 3, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अन इंटीजर वैल्यू, अ नंबर वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तीसरी चीज है स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन द नेम, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग, मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको आप यूज कर सकते हो विच इज अंडरस्कोर, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। फिर फोर्थ चीज है स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस देने के लिए आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, यूज अंडरस्कोर इंस्टेड। तो जैसे भी कोई भी फाइल का नाम देना है आपको अपने रिसोर्स के अंदर, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, नंबर से वो फाइल स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, और ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब वेरिएबल भी बनाओ तो नंबर से उसका स्टार्टिंग मत दो। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक अल्फाबेट होना चाहिए जिससे कि आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का भी नाम दे रहे हो, आप अपने क्लास का नाम दे रहे हो, या अपनी फाइल का नाम दे रहे हो। ठीक है, आगे नंबर आ सकता है, बीच में आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे हो गए, जैसे कि आपका एस्ट्रिक हो गया, स्टार हो गया, मतलब परसेंटेज हो गया, डॉलर साइन हो गया, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है जब आप फाइल का नाम दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लूडेड है, वो है आपका अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हो।
इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। और ये किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि स्पेसेस भी अलाउड नहीं है। तो स्पेसेस अलाउड नहीं होगी तो फाइल का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मेरे को कोई बहुत मल्टीपल चीजें उसमें डिस्क्राइब करनी है, तो कि भाई इसमें ये हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है और ये किस टाइप का है, तो उसके लिए मैं बीच में अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, जिससे कि विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर हो हमारे केस में, ठीक है। तो जैसे किसी का नाम देना है, और इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे इमेज है, ठीक है, तो इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे IMG लगा सकते हैं, आइकन है तो आगे IC लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम नेमिंग देंगे ना तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और वैसे हालांकि पीछे जो आपका एक्सटेंशन होगा उसे वैसे ही पता लग जाने वाला है कि किस टाइप की फाइल है, बट इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे अंडरस्कोर से क्या होगा, इसके बाद में जो एक्चुअल में उस फाइल का काम है कि ये क्या है, लोगो है, IMG लोगो, IC लोगो, तो ये दो तरह के लोगो है, एक बैकग्राउंड में लगेगा और एक ऐसा आइकन यूज में आएगा। तो लोगो से पता लग गया कि ये लोगो के लिए काम में आ रहा है, लेकिन ये इस टाइप का है, तो एक आइकन है और एक इमेज है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अब रिसोर्स में भी ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मैनिफेस्ट देख लिया, जावा में देखो आपका यहाँ पे ये फोल्डर होता है, जिसमें आपका फोल्डर इन द सेंस ये पैकेज है, जिसमें आपने जो पैकेज नेम लिया है वही आ रहा है, उसके अंदर आपका मेन एक्टिविटी होगा। और इसमें अगर आप पैकेज के अंदर जाके ओपन एंड फाइंडर में जाओगे, आपके केस में अगर आप विंडोज यूज करते हो तो यहाँ पे आएगा आपका टर्मिनल, नहीं एक्सप्लोरर, ठीक है। तो एक्सप्लोरर पे ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है, ये देखो ये फोल्डर है, और अगर मैं जावा पे टैप करता हूँ और ओपन इन करता हूँ तो देखना क्या होता है। जावा के अंदर जाएंगे, कॉम डॉट मतलब अब आपके फोल्डर का नाम कॉम डॉट समथिंग नहीं है, कॉम डॉट का मतलब है कॉम के अंदर WS क्यूबटेक नाम का एक फोल्डर होगा, ये पैकेज है सच में, ठीक है। हम डॉट से इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक यूनिक पैकेज क्रिएट हो सके। तो जब पैकेज क्रिएट होता है तो डॉट आने से क्या होगा कि उसके अंदर क्रिएट होगा। तो कॉम डॉट WS क्यूबटेक, इसके अंदर UI कंपोनेंट्स, और इसके अंदर आपकी ये फाइल्स पड़ी। अब इसमें भी देखो क्या हो रहा है कि UI कंपोनेंट्स 3 है, देख रहे हो आप, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इनके आगे देखो, एक के आगे एंड्रॉइड टेस्ट लिखा हुआ है, एक के आगे टेस्ट लिखा हुआ है और एक नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है ना वो कोडिंग के लिए काम में आती है, जिनके आगे एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट लगा हुआ है वो आगे जब हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे और हमारे पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को टेस्ट करेंगे यूनिट टेस्टिंग करके, तो उस केस में ये जो फाइल्स है ना वो काम में आती है। अनलेस दीज आर नॉट यूजलेस, मतलब दीज आर यूजलेस टिल नाउ। जब हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग, जिसमें हम यूनिट टेस्टिंग हमारे ऐप के टुकड़े करेंगे। इसी के लिए कहा जाता है कि हमारे ऐप के अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक आर्किटेक्चर होना चाहिए, ताकि हम यूनिट टेस्टिंग जो है वो अच्छे से कर सके। मतलब जो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो अपनी ऐप को, जितने ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे उतना आप रिडंडेंसी कम कर पाओगे और उतना ही आप टेस्टिंग अच्छी कर पाओगे। तो उस केस में हम टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं हर यूनिट्स के अलग अलग, और फिर इन फोल्डर्स को यूज करते हैं, इन पैकेजेस को यूज करते हैं, ठीक है। बट जो मेन पैकेज है जहां पे आप कोड लिखने वाले हो वो ये ऊपर वाला पैकेज है जिसमें आपकी एक्टिविटीज पड़ी है, ठीक है। इसको मैं ना आपको इस तरीके से बताता हूँ, इनके अलग अलग फोल्डर होंगे। ऐप के अंदर जाते हैं, सोर्स के अंदर ये देखो 3 फोल्डर दिख रहे हैं आपको, एंड्रॉइड टेस्ट, मेन, टेस्ट, देखा आपको 3 अलग अलग फोल्डर। ये आपका मेन है, ये वाला जो है वो मेन है, बाकी 2 जो है वो एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट है। मेन में जाऊंगा तो आपका मैनिफेस्ट फाइल जावा एंड रिसोर्स, जावा के अंदर कॉम के अंदर ये जाऊंगा, इसके अंदर जाऊंगा तो आपको देखो ये मिलेगा। यही मैं चीज टेस्ट में जाता तो जावा मिलेगा, जावा के अंदर कॉम डॉट WS क्यूबटेक डॉट, यही फ्लो है, और इसमें ये देखो इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट किट, ठीक है। तो ये टेस्ट केसेस क्रिएट करने के लिए काम में आता है। मेन जो आपका कोड होता है वो आपके मेन फोल्डर में होता है, जहां पे जावा फोल्डर के अंदर आपको ये पैकेज के अंदर आपका कोड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जावा नाम इसलिए है क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट जब हुआ था, जो बेसिक मदर टंग लैंग्वेज थी हमारे एंड्रॉइड की वो जावा थी, तो उस समय से जावा नाम से स्ट्रक्चर चल रहा है। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जावा है तो आपको जावा फोल्डर ही, मतलब जावा फाइल्स ही क्रिएट करनी है, आप कॉटलिन कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज हमेशा ध्यान रखना कि कॉटलिन एंड जावा आर इंटरऑपरेबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक एक्टिविटी मैंने जावा में बनाई, एक एक्टिविटी मैंने कॉटलिन में बनाई, तो चल जाएगा, ऐप में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट ऐसा करना नहीं चाहिए। जब आप प्ले स्टोर पे लाइव करोगे ना अपनी .aab फाइल बंडल को, तो वो मना कर देगा, वो मना इन द सेंस वो आपको वार्निंग दे देगा कि ये तरीका सही नहीं है, आपने कंबशन क्रिएट कर दिया है ऑफ कॉटलिन एंड जावा, आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर करो, या तो आप जावा पे कोड करो पूरा का पूरा, या फिर पूरा का पूरा कॉटलिन पे करो, ठीक है।
बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें नया जो फीचर वो डाल रहे हैं ना अभी, तो वो कॉटलिन में बना रहे हैं। पुराना जो उनका फीचर पड़ा है वो जावा में। अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, वो जो पुराना मॉड्यूल है ना उसको भी वो स्विच कर रहे हैं कॉटलिन के अंदर, धीरे धीरे कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक साथ ही करना पड़ेगा तब आपका ऐप रन होगा, बिकॉज दीज आर इंटरऑपरेबल। तो डायरेक्टली ऑपरेट की जा सकती है, एक पेज से दूसरे पेज में जाओगे तब भी चल जाएगा आपका जावा से कॉटलिन। हाँ, ये नहीं कर सकते कि आपका ये कॉटलिन फाइल है इसमें आप जावा कोड लिख दो, कि ये इंटरऑपरेबल नहीं है। यहाँ पे आपकी डॉट जावा फाइल है उसमें कॉटलिन का कोड लिख दो, वो नहीं चलेगा। हाँ, आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जावा के फोल्डर का रेफरेंस होता है। फिर आता है हमारा रिसोर्स फोल्डर। तो रिसोर्स फोल्डर में आपको देखो, केवल ये जो आपको फोल्डर दिख रहे हैं ना, यही फोल्डर्स नहीं होते, और भी फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे बनाएंगे रॉ नाम का फोल्डर, जिसमें हमारी जेसन फाइल्स, MP3 फाइल्स, MP4 फाइल्स वो रखने के लिए काम में आता है। एक होता है एनिम फोल्डर, जिसमें हम हमारे एनिमेशंस रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे। एक होता है मेन्यू फोल्डर, जिसमें हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। जैसे आगे हम बॉटम नेविगेशन बनाएंगे तो उसमें मेन्यू यूज में आता है। ड्रॉवर बनाएंगे तो ड्रॉवर के लिए भी मेन्यू यूज में आता है। जब हम हमारा जो ऐप बार है उसके अंदर 3 डॉट्स के अंदर वो जो एक्शन मेन्यू होता है वो बनाएंगे, तब भी हमको मेन्यू की जरूरत पड़ेगी। तो उन मेन्यू फाइल्स को हैंडल करने के लिए रिसोर्स में एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है मेन्यू। और ये आप कैसे पता चल रहा है कि आपको कि इतने टाइप के फोल्डर्स होते हैं, जब आप यहाँ पे न्यू क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आता है एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल। इस पर जैसे ही टैप करोगे ना तो इतने तरह के फोल्डर्स हो सकते हैं। एनिमेशन, एनिमेटर, कलर, ड्रॉएबल, फॉन्ट, लेआउट, मेन्यू, नेविगेशन, ट्रांजिशन, वैल्यूज एंड XML। इनमें से 5 जो है वो डिफॉल्ट होते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन होते हैं, ये काम में आएंगे ही आएंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट आते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको कोई नई चीज लेनी है जो किस कैटेगरी में आती है, तो उस कैटेगरी का आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस चीज को क्रिएट करोगे। अब हम एक एक करके इन फोल्डर्स को जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। जैसे ड्रॉएबल फोल्डर है तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्रॉएबल स्टैंड्स फॉर जो चीज ड्रॉ की जाएगी। ड्रॉ करने वाली कौन सी चीज होगी, इमेजेस। अब इमेजेस में भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कॉमन चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ड्रॉएबल जो फोल्डर है उसमें हम इमेजेस रखेंगे, और इमेजेस के लिए मोस्ट कॉमन जो एक्सटेंशन है वो है JPG, JPEG या जेपैक, जो नाम आप बोलते हो। दोनों तरह के नाम प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कोई JPEG बोलता है, कोई जेपैक बोलता है। ठीक है, फिर आता है हमारा .png और एक होता है .svg। ये कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं। और इसमें एक अभी नया आया है .webp, ये भी आप यूज कर सकते हो। और एक होता है .xml। हाँ, .xml भी होता है, बट वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये यूज में आता है फॉर कस्टम ड्रॉएबल। आगे हम खुद का ड्रॉएबल बनाना सीखेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि ऐसा बटन बना हुआ है कैप्सूल जैसा, देखते हो आप ऐसे बटन कैप्सूल जैसे बने हुए होते हैं। बाय डिफॉल्ट ऐसे बटन आपको एंड्रॉइड में नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा इमेज बनाना पड़ेगा, या तो लाना पड़ेगा नेट से डाउनलोड करके, या अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक ड्रॉएबल क्रिएट करेंगे जिसकी एजेस राउंड हो इस तरीके से, और फिर उस ड्रॉएबल को हमारे बटन के बैकग्राउंड में सेट करेंगे। तो वो ड्रॉएबल कहाँ स्टोर होगा, इसी ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर, और उस फाइल का नाम होगा .xml। तो XML का कोड लिखना पड़ेगा अपन को वहां पे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो आपका रिसोर्स फोल्डर होता है उसमें आपका कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो कस्टमाइज, जो खुद से बना रहे हो, वो सब फाइल्स जो क्रिएट करोगे आप कौन सी करोगे, .xml फाइल क्रिएट करोगे। ठीक है, तो हर जगह आपको XML फाइल का ऑप्शन ही मिलेगा। हाँ, ठीक है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर आपको बैकग्राउंड इमेजेस चाहिए, बैकग्राउंड इमेजेस यानी कि जो बैकग्राउंड पे लगानी है, वॉल पे लगानी है, पीछे की साइड में आपके ऐप के, ठीक है, तो उसके लिए आप JPEG, JPEG को यूज कर सकते हो। देन अगर आपके ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं तो उसके लिए मैं PNG और SVG को प्रीफर करता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं SVG को ज्यादा प्रीफर करता हूँ, या फिर PNG ऑफ साइज 512x512, ये विड्थ और हाइट है। ये हम यूज करते हैं फॉर आइकन्स। जब भी हमको हमारी ऐप में आइकन्स को यूज करना है तो आइकन्स आर ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ज्यादातर आपका PNG यूज में आता है, क्योंकि PNG में आप ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हो और बिना ट्रांसपेरेंट का भी बना सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको ट्रांसपेरेंसी जो मिलेगी फाइल्स वो आपको PNG से मिलेगी। JPG है या JPEG है तो उसमें आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। मतलब जैसे आपका ये आइकन है फॉर एग्जाम्पल इन्फो का, तो अगर आपका JPG इमेज होगा ना तो वो कुछ ऐसा मिलेगा।
PNG होगा ना तो आपको एग्जैक्टली यही देगा बस। पीछे यहाँ पे चेकर्ड बॉक्स होंगे। चेकर्ड बॉक्स का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप लगाओगे ना, जैसे अभी पीछे येलो कलर है तो इधर येलो दिखेगा, इधर येलो दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसके पीछे ब्राउन कर दूंगा तो यहाँ ब्राउन दिखेगा, यहाँ ब्राउन दिखेगा। मतलब ये ट्रांसपेरेंट है और आइकन्स आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आइकन्स को जब भी आप लो तो या तो PNG की 512x512 लो। इसका रीजन क्या है कि यार आपका जो ऐप है ना वो बड़े प्लेटफॉर्म के लिए भी चल सकता है, मतलब बड़े स्क्रीन के लिए भी चल सकता है और छोटी स्क्रीन के लिए चल सकता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ PNG को या फिर SVG को, जो आपके इलस्ट्रेटर से, एडोबी इलस्ट्रेटर से जनरेट होती है। तो आप इसको कितना भी एक्सपेंड कर दो SVG फाइल को, ये कभी भी ब्लर नहीं होगी। तो इसके लिए हम SVG को प्रीफर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको SVG का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यू कैन यूज PNG ऑल्सो विद दिस 512x512। अब इसका एक और अल्टरनेट होता है, वो क्या करते हैं, ऐसे मल्टीपल ड्रॉएबल फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये एंड्रॉइड का तरीका होता है। एंड्रॉइड क्या कहता है कि आप ना छोटे फोन की साइज के लिए छोटा आइकन लो, बड़े फोन की साइज के लिए बड़ा आइकन लो, और बड़ी साइज है तो उसके लिए और बड़ा आइकन लो। तो ऐसे अलग अलग फोल्डर बना लो। इसने भी बना रखे हैं, देखो यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके ब्रैकेट में V24 है। जैसे दो फोल्डर बना रखे हैं, एक ड्रॉएबल नाम से, एक ड्रॉएबल V24 नाम से। अब मैं रिसोर्स पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ओपन इन फाइंडर करता हूँ। रिसोर्स पे जाते हैं, यहाँ देखो एक ड्रॉएबल V24 है और एक ड्रॉएबल है। आप देखो लेआउट्स में भी मिलेंगे आपको, ये मिप मैप है। लेआउट हमने बनाया नहीं है, अगर हम बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं लेआउट के अंदर ही। ये इसने मिप मैप, ये आइकन्स के लिए ये भी कर रहा है, देखो मिप मैप टेक्निक को यूज कर रहा है। तो जितने भी आइकन्स है ना, इसने देखो अलग अलग वर्जन के बना रखे हैं। HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, तो अलग अलग आइकन्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। ये एक मिप मैप टेक्निक होती है। बट इस टेक्निक को यूज करेंगे तो हमारा, जैसे अगर मेरी ऐप के अंदर 20-25 आइकन्स हैं तो मेरे को 25x6 नियर अबाउट आप कैलकुलेट कर लो 90 के आसपास, 150 के आसपास मेरे को आइकन्स को मैनेज करना पड़ेगा, अगर 25 आइकन्स भी है, क्योंकि उनको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बचने का तरीका क्या होता है कि आप कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइप देखो जिसको आप कितना भी जूम कर दो, कितना भी एक्सपेंड कर दो, वो ब्लर नहीं हो। तो ऐसा टाइप होता है मार्केट में SVG। तो SVG को हम यूज करते हैं, और SVG नहीं मिलता है तो फिर मैं प्रीफर करता हूँ कि PNG में भी आप जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए जो सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन होता है वो 512x512 होता है। ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं। आप चाहो तो फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, बट बेटर तरीका है कि आप SVG यूज करो आइकन्स के लिए, या फिर आप नॉर्मल PNG विद 512x512 को यूज करो। और कस्टम ड्रॉएबल भी जब आप क्रिएट करोगे तो आप ऐसे करोगे, जैसे न्यू पे गए, यहाँ पे ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और इस तरीके से आप ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे भी कैसे हम खुद का ड्रॉएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी इमेजेस वाला फोल्डर। देन आता है आपका लेआउट फोल्डर। ये तो अपन पहले एक बार देख चुके हैं, इसके अंदर हमारी XML पड़ी है, देखो यहाँ पे। तो जितनी भी आपकी लेआउट फाइल्स होगी ना, वो सबकी सब यहाँ होगी। लेआउट फाइल्स का मतलब ये नहीं है कि जो XML जो आपकी एक्टिविटी से कनेक्टेड ही हो। यहाँ पे तो आपको एक्टिविटी कनेक्टेड वाली मिल रही है। मैं ऐसी भी लेआउट बना सकता हूँ जो बहुत, जैसे एक कोई UI है जो 3 स्क्रीन में सेम है, बस थोड़ा थोड़ा UI में चेंजेस है, बाकी एकदम सेम सिमिलर UI है उनकी, और वो 3 अलग अलग पेजेस पे। तो मैं उसका एक कॉमन जो लेआउट है ना, उसको एक अलग से XML फाइल में बना सकता हूँ, और फिर उन तीनों में उसको इंक्लूड कर सकता हूँ यूजिंग इंक्लूड टैग। ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मत सोचना कि लेआउट के अंदर आपकी जो XML फाइल्स होगी वो एक्टिविटी से कनेक्टेड वाली होगी। आप में आगे हम फ्रेगमेंट्स भी करेंगे, तो फ्रेगमेंट से लिंक्ड जो XML फाइल होगी वो भी यहीं पे आएगी। आप कोई खुद की लेआउट फाइल बनाओगे तो वही यहीं पे आएगी। जैसे हम आगे रिसाइकलर व्यू करेंगे, तो रिसाइकलर व्यू में ना अपन को एक रो क्रिएट करनी पड़ती है जो बार बार रिपीट होगी लिस्ट को शो करने के लिए। तो वो रो भी एक तरह से लेआउट है आपका, तो वो भी हम यहीं पे डिफाइन करेंगे। तो जितने भी लेआउट फाइल्स है ना, वो सब की सब आपकी कहाँ आएगी, लेआउट फोल्डर के अंदर आएगी। देन मिपमैप नाम का जो फोल्डर है ना, वो एक टेक्निक है जो एंड्रॉइड यूज करता है अभी लेटेस्ट, जिसमें वो आइकन्स को मैनेज करता है अलग अलग फोल्डर के अंदर। आप देखो यहाँ पे वेबपी नाम से इसका एक्सटेंशन है, बट ये अलग अलग फोल्डर में इसने मेंशन कर रखा है। अलग अलग फोल्डर में देखो आप XXXDPI, तो ये बहुत बड़ी साइज का होगा, ये उससे छोटी साइज का होगा, छोटी साइज का, मीडियम साइज का, लो साइज का। ठीक है, ऐसे ही आपको राउंड आइकन्स मिल जाएंगे। ये आपके स्क्वायर आइकन्स है, ऐसे राउंड आइकन्स है। क्योंकि देखो मार्केट में ना जो एंड्रॉइड में जो यूजर्स हैं, जो आप ऐप को चलाते हैं, वो लॉन्चर को यूज करते हैं, जैसे आप भी लॉन्चर को यूज करते होंगे। तो लॉन्चर में 2 तरीके से आइकन को रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्ट कॉमनली, आप देख लेना। कुछ लोग तो पेंटागन भी करते हैं, लेकिन बहुत कॉमन जो यूज में आता है वो आपका या तो स्क्वायर शेप होता है आइकन का,
ठीक है। लॉन्चर के अंदर जो आपके सारे ऐप्स दिखते हैं ना एक साथ, जैसे आप नीचे जो स्वाइप करते हो सारे आइकन्स आ जाते हैं, तो सारे ऐप्स आते हैं आपके। तो वो लॉन्चर डिसाइड करता है कि इसका आइकन कैसा दिखेगा। तो वो मोस्ट केसेस में स्क्वायर होता है या फिर राउंड होता है। तो ये दो चीजों को यहाँ पे वो हैंडल कर लेता है। क्योंकि अगर स्क्वायर शेप को हम फोर्स करेंगे राउंड के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिप होना स्टार्ट हो सकता है। तो इसके लिए वो कहता है कि यार आप राउंड के लिए अलग बना लो और नॉर्मल के लिए अलग बना लो। तो हम भी क्या करेंगे, हम ऐसे मिप मैप टेक्निक को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम ड्रॉयबल के अंदर ही क्या करेंगे, हमारा कोई लोगो लेना है तो हम दो लोगो लेंगे, एक नॉर्मल लोगो और एक राउंड लोगो, और फिर उसको हम यहाँ पे अपडेट करवा देंगे। ठीक है। फिर आता है हमारे पास में वैल्यूज। वैल्यूज में आपका देखो कलर्स फाइल होगा, स्ट्रिंग फाइल्स होगा और थीम्स फाइल होगा। अब ये क्या क्या चीजें हैं, देखो आप थ्रू आउट ऐप में बहुत जगह कलर को यूज कर रहे होंगे, एक पैटर्न को यूज कर रहे होंगे, तो आपको कलर का कोड याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कलर का कोड कैसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है। बट अभी के लिए ये कलर फाइल का क्या रोल है वो मैं बता देता हूँ आपको। कलर फाइल का ये रोल है कि आप वो हेक्साडेसिमल कोड को याद रखना पड़ेगा कि ये थ्रू आउट 20 जगह या 25 जगह आप अपने ऐप में यूज करोगे, क्योंकि सेम थीम को फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप की स्ट्रीम को फॉलो करता है व्हाइट एंड ग्रीन को। ठीक है। यूट्यूब है तो वो किसको करता है, व्हाइट एंड रेड को। ठीक है। फेसबुक है तो व्हाइट एंड ब्लू को करता है। तो ऐसे थीम है, हर एक ऐप की आप देखोगे एक थीम है जो थ्रू आउट वो मैनेज कर रहा है। जैसे आपके घर में भी आप कलर करवाते हो तो आप एक थीम लेके चलते हो ना, कि जैसे आप क्रीम कलर करवाओगे तो क्रीम और ब्राउन का कॉम्बिनेशन किया तो पूरे घर में क्रीम और ब्राउन का कॉम्बिनेशन रहेगा ताकि वो सिमेट्री दिखे। सॉरी। तो जो भी घर को देखे ना, या हम भी जब देखें तो हमको वो रिलैक्स फील हो, सिमेट्री दिखे। ठीक है। तो हमेशा आप देखो घर भी जो बनते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, कलर में भी सब जगह पे। वैसे ही आपको ऐप पे भी ध्यान देना है। तो ऐप पे भी जब आप दोगे तो आप एक थीम को मैनेज करके चलोगे, तो उस केस में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कलर का हेक्स कोड, आप जहां पे भी कलर दे रहे हो वहां पे हेक्स कोड को याद रखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, कलर वाली फाइल में आके यहाँ पे इनके नेम के साथ में आप अपने हेक्स कोड को डिफाइन कर दो। अब जहां पे भी वो कलर लेना है आप ये नाम दोगे वहां पे, और वो आपका कलर चेंज हो जाएगा वहां पे, मतलब ये वाला जो कलर है ना वो आ जाएगा और वहां पे सेट हो जाएगा। अब इसका एक और फायदा ये भी होता है कि आपने एक थीम ली और उसको चला के आपने ऐप बना दी स्टैटिक। अब जब क्लाइंट के पास में गई तो क्लाइंट ने कहा यार ये थीम में ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, आप इस कलर को चेंज कर दो। अब आप सोचो कि वो कलर ना आपकी ऐप में 20 जगह आ रहा था, तो आपको हर जगह मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर आपने इस तरीके से किया होता, तो वो कलर कौन सा था कि भाई ये वाला है जो 20 जगह पे आ रहा है, तो इसको उसने बोला कि ये कलर नहीं, इसकी जगह ये वाला कलर लो। तो यहाँ से गए, यहाँ पे अपना कलर चेंज किया, अपना कलर वो कह रहा है कि यार ये वाला कलर कर दो, ये बेटर लग रहा है ये वाला, या उसने हेक्स कोड दे दिया तो हेक्स कोड डाल दो यहाँ पे पूरा का पूरा। जैसे ही आप दोगे तो अब जहां जहां भी ये कलर यूज किया होगा वहां ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको जाके करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा काम आसान कर देगा। ठीक है। इसको कहते हैं सॉफ्ट कोडिंग। जब आप मैन्युअली लिखते हो ना तो उसको कहते हैं हार्ड कोडिंग। जैसे आप इंक पेन से कोई चीज, याद है बचपन में एक इंक पेन था और एक पेंसिल है, तो इंक पेन का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज अगर लिख दी है तो उसको आप इरेज नहीं कर सकते। पेंसिल से अगर आपने कोई चीज लिख दी है तो अगर आपको चेंज करना है तो इरेज करोगे और कुछ और लिख दोगे। ठीक है। तो हार्ड कोडेड आपका इंक पेन होता है और सॉफ्ट कोडेड आपका पेंसिल होता है। वैसे ही ये सॉफ्ट कोडेड है क्योंकि आप इसको एक जगह से चेंज करोगे सब जगह चेंज हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। हार्ड कोडेड करोगे तो आपको मैनुअली सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही हमारी स्ट्रिंग फाइल होती है। थ्रू आउट द ऐप हमको बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होंगे जो हमको प्रोवाइड करने होंगे, और कुछ ऐसे टेक्स्ट भी होंगे जैसे अबाउट अस है। अब अबाउट अस हमारी ऐप के अंदर 3 जगह आ रहा है, एक स्टार्टिंग में आता है, एक इन्फो में आता है, और एक अबाउट अस का अलग से मैंने पेज बना रखा है वहां पे भी आ रहा है। ठीक है। अब वो 10 लाइन का जो हमारा टेक्स्ट है वो 3 जगह आ रहा है, तो या तो मैं वो 3 जगह 10-10 लाइन का टेक्स्ट लिखूं, या फिर क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एक नाम के साथ में उस पूरे टेक्स्ट को यहाँ लिख दूं। उसका फायदा भी होगा कि कल को अगर क्लाइंट कहते हैं कि यार अबाउट अस सही नहीं है, ये वाला अबाउट अस हटाओ, वो मैंने एक नया अपडेट बनाया है अबाउट अस में हमारी कंपनी का, वो अबाउट अस लगा दो, तो आपको सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो एक जगह चेंज करो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारी टेक्स्ट का सॉफ्ट कोडेड हो रहा है। और ये चीज आपको एंड्रॉयड खुद भी बोलेगा जब आप एक्चुअली XML में काम करोगे ना लेआउट के अंदर, और वहां पे किसी पे टेक्स्ट दे रहे होंगे, तो टेक्स्ट देते ही ना वहां पे एक रेड लाइन, मतलब एरर नहीं आएगा लेकिन वहां पे एक वार्निंग आ जाएगी। वो कहेगा कि ये टेक्स्ट को आपने हार्ड कोडेड कर दिया, प्लीज आप इसको सॉफ्ट कोडेड कर दो, क्योंकि आपको उससे बेटर आपको आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी आपके लिए, और होगी तो आप उसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है। इसको हम डिटेल में भी करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि पहले हमको कलर का हेक्साडेसिमल वाला पार्ट देखना होगा। ठीक है। तो कल वाली क्लास में पहले हम कलर्स को समझेंगे अच्छे से कि कैसे ये कलर बनते हैं। ठीक है।
फिर हम कलर और स्ट्रिंग को मैं लिख के और मैनेज करके भी बताऊंगा। फिर आ जाता है हमारा थीम्स वाला पार्ट। अब थीम्स में आजकल ना बहुत मैंडेटरी हो गया, एक डे थीम होती है और एक नाइट थीम होती है। तो यहाँ देखो दोनों थीम्स मिलेगी, पहले आपको यहाँ पे एक ही थीम मिलती थी, अब यहाँ पे आपको दो थीम मिलती है, विच इज वन इज योर डे थीम जिसको हम लाइट थीम भी बोलते हैं, अदर इज योर नाइट थीम जिसको हम डार्क थीम भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग कलर कोड्स हैं। ये देखो ये आपके डे थीम में दिखेंगे ब्लू का पैटर्न है और विद व्हाइट कलर, नाइट थीम में आपको दिखेगा वॉयलेट का पैटर्न विद डार्क कलर, ठीक है। और ये रन टाइम में आपको थीम चेंज करोगे ना तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली नाइट थीम ले लेगा। नाइट थीम में देखो आप कीज देखना सब सेम है, कलर प्राइमरी वेरिएंट, कलर ऑन प्राइमरी। थीम में आओगे यहाँ पे देखो कलर प्राइमरी वेरिएंट, कलर ऑन प्राइमरी। बस हो क्या रहा है पता है आपको, रन टाइम में जब हम थीम चेंज करवाएंगे वो कोड हमको ही लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम लाइट थीम कर देंगे तो ये वाली फाइल उठेगी और इसमें से कलर निकल के आएगा और आपके ऐप के थीम को डिजाइन कर दिया जाएगा। जब आप नाइट थीम करोगे, नाइट का थीम लगाओगे अपने ऐप में, और ये कोड तो आपको लिखना पड़ेगा ना, बट करेगा कौन, यूजर करेगा। तो वहां पे एक सेटिंग में टॉगल बटन देंगे डे और नाइट, तो जैसे ही टॉगल करेगा तो नाइट थीम हो जाएगी, डे करेगा तो डे थीम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारा कोड रन हो रहा होगा जिसमें हम इस फाइल को चेंज कर रहे होंगे। एक्चुअल में हम थीम को चेंज कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे क्या करेगा, नाइट के लिए ये वाली थीम ले आएगा और डे के लिए ये वाली थीम ले आएगा। और सब में देखो कीज सेम है, तो आप भी जो कलर्स बनाओगे ना उसमें कीज, अगर आप कोई नया कलर बनाते हो जो आपको एज अ थीम यूज करना है, तो दोनों के अंदर ही ना आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, मतलब नाम सेम रखना पड़ेगा बट अलग अलग बनाना पड़ेगा और उनके अलग अलग कलर देने पड़ेंगे नाम सेम रख के। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये चीज हम प्रैक्टिकली करेंगे, बिल्कुल हम प्रैक्टिकली करेंगे। हम आगे आने वाले जब हम एप्स बनाएंगे ना तो मैं आपको ऐप के अंदर थीम मैनेज करना सिखाऊंगा। जब हम थीम मैनेज करेंगे दैट मीन्स कि हम वहां पे टॉगलिंग वाला ऑप्शन देंगे डे नाइट थीम का, क्योंकि ये आजकल बहुत मैंडेटरी चीज हो गई है। हर फोन में आप देखोगे कि आजकल एक फोर्स लेआउट का भी, फोर्स डार्क थीम का भी एक ऑप्शन होता है। तो अगर आप डार्क थीम को मैनेज नहीं भी करते हो ना तो वो फोर्स कर देता है आपका एंड्रॉइड। तो इसके लिए एंड्रॉइड ने अपने प्रोजेक्ट में ये चीज मैनुअली डाल दी है, ताकि अगर आप नहीं भी करो ना तो ये कलर्स ऑटोमेटिकली आपके नाइट थीम में यूज में आ जाए, ठीक है। तो अपन को मैनेज करना ही चाहिए और हम आगे करेंगे भी, तो ये चीज आपको उस समय और बेटर क्लियरेंस मिलेगी। बट मैंने आपको फोल्डर आर्किटेक्चर समझाना था तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी होती है, उनका क्या रोल होता है, ठीक है। कैसे यूटिलाइज करना है वो रन टाइम में हम एप्लीकेशन में करके देखेंगे कि हम थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, थीम का क्या रोल होता है। एक स्टाइल होती है और एक थीम होती है, तो बताएगा इसमें डिफरेंस क्या है। One is style, another is theme. Can anybody tell the difference between style and theme? Yes, Shayan. Theme is what you apply to the entire application, and style is what you apply to a particular component or a particular. Very good. Very good, Shayan. Perfect. देखो परफेक्ट आंसर दिया है शहन ने। स्टाइल क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अपनी स्टाइल होती है। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे हम 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अपन सभी है, किसी की फ्रेंड, किसी की शादी है, उसकी पार्टी में जाना है, ठीक है। अब मेरी अलग स्टाइल है, आप लोगों की अलग स्टाइल है, मैं अलग स्टाइल में आऊंगा, आप अलग स्टाइल में आओगे। आपको प्रिफरेबल है कि आप सूट पहन के आओगे, ठीक है। मेरा है कि मैं रैंडम पैचेस वाला सूट पहनूंगा, किसी का है कि वो ट्रेडिशनल वियर करेगा। तो ये अलग, हर एक का अलग अलग स्टाइल है। अब क्या हुआ कि आप हम सब ना एक ही कॉलेज में, और हमारा कल ना फेयरवेल पार्टी है, तो हमको बोला गया है कि हमारी कल थीम है ब्लैक एंड व्हाइट थीम। तो अब हम क्या करेंगे, सब एक ही स्टाइल को फॉलो करेंगे और उस थीम में जाएंगे। अब समझ में आया? तो थीम इज व्हाट यू अप्लाई टू होल एप्लीकेशन, ठीक है, ताकि वही सेम चीज सिमेट्री दिखनी चाहिए आपकी ऐप में। जितना अच्छे से सिमेट्री को मैनेज करोगे उतना आपका ऐप रिलैक्सिंग, सूथिंग और एक्सप्रेसिव होगा। और यही हम चाहते हैं कि हमारी ऐप को यूजर बार बार चलाए, तो उसमें सिमेट्री होना बहुत जरूरी है, थीम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कि आप एक स्क्रीन पे तो बटन की साइज, बटन का जो डिजाइन है वो अलग है, दूसरे पेज पे जा रहे हो वहाँ बटन का डिजाइन अलग है। तो इट कैन बी वेरी गुड अगर आप एक क्रिएटिव या बच्चों की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहां पे बहुत अच्छी बात है कि आपने हर एक पेज का अलग अलग स्टाइल मैनेज कर रखा है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल ऐप को डिप्लॉय कर रहे हो जो कि क्रिएटिव नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, तो वहां पे आपको एक थीम को मैनेज करना चाहिए। तो वो आपका थीम होता है विच इज डिफर फ्रॉम स्टाइल। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो हम देते हैं वो स्टाइल होता है, और जब वो स्टाइल हम सारे कंपोनेंट्स पे लगा देते हैं तो वो थीम कहलाता है। और ये थीम आपका कहाँ लग रहा है, मैनिफेस्ट के अंदर। अगर आपने नहीं देखा हो तो ये देखो, ये थीम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा @style, और ये थीम डॉट यूआई कंपोनेंट्स कंट्रोल के साथ में यहाँ जाओगे तो ये देखो 2 फाइल्स आ गई, एक डार्क मोड की और एक लाइट मोड की।
रन टाइम में इसको स्विच किया जाता है। अगर डार्क मोड है तो इसमें से थीम उठेगी, और लाइट मोड है तो इसमें से थीम उठेगी, ठीक है। देन होता है आपका XML वाला जो फोल्डर है, इसमें आपके बैकअप रूल्स, डेटा एक्सट्रैक्शन रूल्स ये आपको बताने पड़ते हैं। ये किस लिए होता है कि अगर आप कोई भी यूजर का डेटा स्टोर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, ट्रांसलेट इन द सेंस कि भाई ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इधर से डेटा लेके किसी अपनी कोई दूसरी ऐप में भेज रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। वो रूल्स यहाँ XML के अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे, तब आप वो रन टाइम में यूज कर पाओगे। ये भी अभी लेटेस्ट वर्जन जो है ना उसमें ये चीज हुई है, ताकि यूजर का डेटा सेफ रहे, आप पहले से बता सको। और इवन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो भी आपने रूल्स और यहाँ सेटअप किए हैं ना, वो जब आप प्ले स्टोर पे ऐप लाइव करोगे ना, तब भी आपको बताना पड़ेगा, ताकि जब यूजर ऐप को इंस्टॉल करे तो उस इंस्टॉल के वक्त आप देखना, आजकल ये सारी डिटेल्स मिलती है कि इस ऐप में क्या क्या होगा, ये आपका डेटा स्टोर करेगा, क्या डेटा स्टोर करेगा तो कैसे करेगा, किस फॉर्मेट में करेगा, कौन से डेटा को स्टोर करेगा, ये सब कुछ उस रूल्स में डिफाइन होता है। और वो प्ले स्टोर में जब लाइव करते हैं तब भी हमको बताना पड़ता है। तो वो सारे बैकअप रूल्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे XML के अंदर मेंशन करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिसोर्स का फोल्डर होता है, ये आपका जावा का फोल्डर, ये मैनिफेस्ट का फोल्डर। तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर होता है हमारे एंड्रॉइड ऐप के प्रोजेक्ट का, ठीक है। जब आप एक एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करते हो पहली बार, जब आप इस प्रोजेक्ट में जाते हो, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलता है। इनका कुछ स्पेसिफिक रोल होता है, वो मैंने आपको बताया। आप इनको और कब जानोगे, जब इन पे प्रैक्टिस करोगे। तो हम आगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो और हम जाके ग्रेडल फाइल में चेंजेस करेंगे। कभी मैं आपको बताऊंगा देखो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जैसे आगे हम व्यू बाइंडिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे बिल्ड फीचर्स में जाके हम व्यू बाइंडिंग ट्रू करना पड़ेगा हमको, ताकि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम हमारे व्यूज को बाइंड कर पाए, हमको फाइंड व्यू बाय आईडी ना करना पड़े। ऐसे ही डेटा बाइंडिंग होगी तो डेटा बाइंडिंग को ट्रू करना पड़ेगा, तो यही ग्रेडल फाइल में आके चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे हम चेंजेस करेंगे और वैसे वैसे हम इनको जानेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको रोल स्पेसिफाइड नहीं होगा ना किसी भी फाइल का, तब तक उसका सेंस यूजलेस लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने बेसिक बेसिक आपको आइडिया दे दिया है। अब जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे तो वैसे वैसे और हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो डिजाइन्स मैंने दे रखी, जिन्होंने कर लिए वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं करी डिजाइन्स बना लेना। आप कल जो हम क्लास लेंगे उसमें हम देखेंगे चाइल्ड के पर्टिकुलर जो बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एडिट टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट व्यू क्या होता है, इमेज व्यू क्या होता है, और हम कल देखेंगे कलर कैसे लेते हैं, कलर में ये हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, किस तरीके से हम हमारा कलर डिफाइन कर सकते हैं, ये रेनबो पैटर्न कैसे क्रिएट होता है। तो ये सारी चीजें जो कलर के अंदर मिलती है, टेक्स्ट के अंदर मिलती है, देन जो आपके चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उनको समझेंगे। और फिर उसके बाद में हम एक बेसिक ऐप क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिंक करेंगे हमारी कॉटलिन फाइल को हमारी XML फाइल से। एंड फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक वाइज एंड्रॉइड के टॉपिक्स को लेंगे और उनको एग्जीक्यूशन में लाएंगे। इससे पहले जो प्री रिक्विजिट था वो हमने किया, यानी कि हमने कॉटलिन को अलग से समझा बेसिक पार्ट को, और हमने XML को बेसिक पार्ट को अलग से समझा। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉटलिन पार्ट खत्म हो गया और XML पार्ट खत्म हो गया, नहीं। कॉटलिन का बेसिक पार्ट खत्म हुआ है। कॉटलिन में एडवांस फीचर्स होते हैं जैसे कि स्कोप फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी एडवांस में है। तो वो अगर अभी मैं समझा भी दूंगा ना तो उसका रिलेवेंस आपको नहीं समझ में आएगा, ना ही उसको प्रैक्टिकलिटी में आप ला पाओगे कमिंग 1 to 2 वीक्स में। तो उसका समझाने का सेंस भी तब रहेगा जब एक्चुअल में वो चीज यूज में आ रही है, जब हम कोडिंग कर रहे होंगे और जब मेरे को स्कोप फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं आपको स्कोप फंक्शन समझाऊंगा, फिर उसका यूज दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप कॉटलिन के एडवांस टॉपिक को भी कवर करते रहोगे, ठीक है। ऐसे ही XML के अंदर भी हमने बहुत बेसिक कंपोनेंट्स देखे हैं शुरू करने से पहले, बट ऐसा नहीं कि यही कंपोनेंट्स है, ये तो सिर्फ 10% है। इसके अलावा जो 90% है वो जैसे 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 मेरे को आगे टिक टैक टू ऐप बनाऊंगा तो मेरे को ग्रिड की जरूरत पड़ेगी, तो वहां मैं आपको ग्रिड लेआउट बना के बताऊंगा ग्रिड लेआउट में क्या ऑप्शन होते हैं। ऐसे ही मेरे को जरूरत पड़ेगी कि यार नेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है मेरी ऐप के अंदर, तो इस नेस्टिंग को कैसे कम करें। कुछ ऐसा हो जो हमको रिलेटिव लेआउट के अंदर ही लीनियर की प्रॉपर्टी मिल जाए ताकि नेस्टिंग कम करनी पड़े, तो उसके लिए हम कंस्टेंट लेआउट को यूज करेंगे। कुछ ऐसा हो कि मेरे को स्मूथ एनिमेशंस मिल जाए तो मैं वहां पे मोशन लेआउट को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे के जो क्लासेस है ना उनको अप्रोच करने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो उसमें हम और XML पार्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे और कॉटलिन पार्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे, और साथ साथ हमारी एप्लीकेशन और एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन एंड करते हैं। ओके ओके ओके, सेशन एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।